टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्डन थ्रो पर पूरा देश गदगद है। नीरज कल देश लौट रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने टोक्यो में हमारे संवाददाता राहुल रावत से दिल खोलकर बातचीत की। देखिए। 7 अगस्त 2021, 7 अगस्त 2021 इतिहास इस दिन को याद रखेगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अपने हाथों से इतिहास बदला था। और नीरज आज हमारे साथ हैं। नीरज, 7 तारीख की सुबह और 8 तारीख की सुबह में क्या फ़र्क है मेंटली, अगर मैं पूछूं आपसे? देखो, एक सच बताऊं तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव सा हो गया है, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि शाम को मेरा इवेंट है और उसके लिए प्रिपेयर हो रहा था, मेंटली भी और फिजिकली हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी पहले। तो एक बहुत ही मुश्किल सा टाइम लग रहा था, पर पता नहीं क्या हो पाएगा, क्योंकि वेट रहता है और इंडिया में भी सभी को वेट था। लेकिन जब तक ख़त्म नहीं हुआ मन में ये चलता रहा कि बस कुछ अच्छा करना है, बेस्ट करना है। और अभी ख़त्म हो गया है और हमने गोल्ड जीत लिया है, तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से एक वो जो एक बहुत ज़्यादा बोझ था माइंड पे कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इतना वेट करना पड़ा इसके लिए, वो एकदम उतर गया है। अभी अपने पास गोल्ड है तो ये काफी, बिल्कुल गोल्ड मेडल है तो नीरज, गोल्ड मेडल दिखाना भी बनता है। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सोने की चमक जो है, मैन विद द गोल्डन आर्म, नीरज चोपड़ा, और ये वो नीरज चोपड़ा का मेडल है। नीरज, जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर खड़े हुए थे तो दिमाग में क्या चल रहा था? आप आगे के बारे में सोच रहे थे या पुराना पूरा फ्लैशबैक, अपना स्ट्रगल, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ, आपके कोचेज, उनके बारे में सोच रहे थे, कि या ये सोच रहे थे कि यार मैं आज यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा हूं, अब आगे क्या? बस ज़्यादा तो दिमाग में उस टाइम नहीं आता है। बस यही था कि जो मेहनत की है इस पल के लिए और जो थ्रो करने के लिए मैं जा रहा हूँ, पूरा फोकस थ्रो पे होता है कि मैं इसको कैसे अपना 100% इस थ्रो में दे पाऊंगा और मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं जब मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पोडियम पे खड़े हुए थे, नेशनल एंथम बज रहा था, क्या सब कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी? क्या क्या हुआ था आपके साथ? वो बिल्कुल, एक बार तो दिमाग में सभी कुछ आता है कि कैसा सफ़र रहा, कि मतलब सब कुछ नहीं आ पाता, लेकिन दिमाग में जो रहता है कि हाँ, बहुत टाइम ऐसा भी आया कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या पता कैरियर खराब ना हो जाए, इंजरी वगैरह भी आई थी। लेकिन वही है कि ये गोल्ड जीतने के बाद सब कुछ ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, जो भी भगवान ने किया सब ठीक था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत लोगों को रुलाया है हिंदुस्तान में जब आपने वो मेडल जीता ना। और हिंदुस्तान में देखिए, क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, पर पूरे हिंदुस्तान ने कल नीरज चोपड़ा को देखा जब आप जैवलिन थ्रो इवेंट में फाइनल में क्वालिफाई करके खेल रहे थे। बहुत लोग आपके उस मोमेंट पे, जब आप पोडियम पे नेशनल एंथम बज रहा था, बहुत लोग रोए। आप रोक रहे थे या आपको भी कुछ इमोशनल? नहीं, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब अंदर से एक वो था, रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था वो। लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन हाँ, पर अंदर से जोश बहुत था उस टाइम पे। मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा जोश था। अगर मैं आपको बोलूं, आपने बोला बता नहीं सकता, फिर भी अगर मैं आपको बोलूं, डिस्क्राइब कर सकते हैं आप ये फीलिंग गोल्ड मेडल की? अगर आप पहन ले तो मुझे मतलब और अच्छा लगेगा, कि मुझे क्या, सबको अच्छा, क्योंकि ये हर किसी को भारत में इट इज़ अ रेयरिटी, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, दिखता है। और अगर आप फीलिंग बता सकें, आज 24 घंटे हो चुके हैं, कल सुबह से आज तक करीब 12 घंटे हो जाएंगे अभी, तो फीलिंग बता सकते हैं? गोल्ड मेडल आप इसके साथ ही सोए कल? हाँ, ये मेरे तकिए के साथ में रखा था और मैं ज़्यादा तो नहीं सो पाया, लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं, 1.5-2 घंटा तक सोया होगा रात को। पर बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि वो फीलिंग अभी तक आ ही जा रही है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ नए रूप में आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ है अपने देश के लिए, कुछ मैंने ऐसा किया है कि वो बहुत ही यादगार रहेगा। नीरज, मैं चाहूँगा, क्योंकि अब दुनिया आपको जानती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम टोक्यो में जब आ भी रहे थे इस तरफ, तो लोग हमें देख के बोल रहे थे, आर यू इंडियन? हमने कहा हाँ। बोल रहे हैं कि दैट बॉय who won the gold medal yesterday। हर कोई हमें आपके नाम से बुला रहा है कि नीरज चोपड़ा यहाँ पर भी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल बने हैं और बहुत लोग आपको देख रहे हैं, अपनी थोड़ी जर्नी बताइए, क्योंकि ये बाय फ्लूक, बाय डिफॉल्ट गलती से शुरू हो गया ये जैवलिन थ्रो? जी बिल्कुल, गलती से ही हुआ, क्योंकि पहले से दिमाग में नहीं था। क्योंकि अगर कोई फैमिली से स्पोर्ट्स में हो या फिर गांव से कोई हो तो थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में, लेकिन मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का।
तो बस ऐसी फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। तो बड़ी सिंपल शुरुआत थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के मैंने जेवलिन शुरू किया। बस स्टेडियम में गया था फिटनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने जेवलिन थ्रो करते हुए देखा मेरे सीनियर्स को और फिर मैंने शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दिन से मैंने शुरू किया, अपना पूरा मन से और लगन से मैंने उसके लिए मेहनत की। गांव से बार बार स्टेडियम में आना पड़ता था, वापस जाना पड़ता था। कैसे आते थे आप? मैं बस पकड़ के आता था, कई बार लिफ्ट वगैरह लेता था। कितना 15-16 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से। तो आप रोज जाते थे? हाँ जी, रोज आता था और थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि बस का टाइमिंग वगैरह सेट नहीं बैठ पाता था। कई बार मेरी बिल्कुल आंखों के सामने बस निकल जाती थी, तो फिर वेट करना पड़ता, कम से कम याद आया 1 घंटा। तो बिल्कुल वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत ही ज़रूरी था एक उसके लिए, एक मेरा खुद के चेक करने के लिए भी कि भाई मैं ऐसे उस टाइम को झेल सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल वो ज़्यादा उस टाइम दिमाग में इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी कि यार मैं कितना तंग हो रहा हूँ और मैं टाइम पे बस नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्योंकि अगर अब मुझे लगे कि हाँ मेरे सामने से बिल्कुल बस निकल गया, तो ऐसे फील होगा कि यार कुछ तो गलत हो गया है। लेकिन उस टाइम पे मैं उधर ही बैठ जाता था, लेकिन मन में होता था कि स्टेडियम में जरूर जाना है और ट्रेनिंग जरूर करनी है। नीरज, सही, मैं एक्चुअली मेरा सवाल यही था, क्योंकि आम जिंदगी में, नौकरियों में भी लोग, चाहे कोई भी प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, या कभी कभी लगता है, क्योंकि जैवलिन थ्रो ऐसा स्पोर्ट ही नहीं है जो इंडिया में अब तक, एटलीस्ट आपसे पहले जो लोगों ने सोचा हो कि यार इससे करियर बन जाता है। तो आपको कभी लगा जब वो बस पकड़ने जा रहे हैं, रोज एक ही काम कर रहे हैं, रोज जैवलिन थ्रो, कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? कभी ऐसी फीलिंग आई बचपन में या शुरुआती दौर पे? सही बताऊं तो उस टाइम तक इतना आपको यार ये क्या कर रहे हो? हाँ, कहते तो बहुत लोग ये तो जरूर कहते हैं कि क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ करेगा भी कि नहीं, ऐसे ही जा रहा है। लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि यार, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर का भी नहीं सोचा था कि मैं इतने लेवल तक जाऊंगा और मेडल जीतूंगा। बस एक सिंपल सा काम था डेली का कि मेरा ये काम था, मुझे जाना है और अपना 100% अपना पूरा फोकस करके ट्रेनिंग करके वापस आ जाना है। एक सिंपल सा काम था और वो मैं करता गया और उसकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो नीरज के ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। नीरज के घर पानीपत में पूरा गांव जमा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं। हर किसी को ये लग रहा है कि उनके बेटे ने देश के लिए मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक में नीरज के गोल्डन थ्रो लगते ही टोक्यो से लंदन, दिल्ली से पानीपत तक जश्न में डूब गया। टोक्यो में नीरज को उसके साथी एथलीट बधाई देने लगे, उनके लिए केक कटा, उनके लिए तालियां बजी, उनकी कामयाबी के कसीदे कसे गए। लंदन में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में नीरज के गोल्डन थ्रो का जश्न था। गावस्कर झूम उठे, आशीष नेहरा नाचने लगे। नीरज के घर पानीपत में तो कल से जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी जारी है। घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोगों का हुजूम है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। परिवार का तो खुशी का ठिकाना नहीं है, सभी को अपने लाडले की कामयाबी पर फख्र है। क्या दादी, क्या चाची, क्या माँ, हर रिश्तेदार, ये जो खुशी है नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक्स में सोना जीतने की, कि अब जो कदम है वो थिरकने से रुक नहीं रहे। कल रात से यही तस्वीर है यहाँ जश्न की। दादी, अम्मा, चाचियाँ, हर कोई बस नाचने में लगा हुआ है। और हो भी क्यों ना, गांव के बेटे ने, इस बेटे ने देश का नाम जो ऊंचा किया है, परिवार का नाम ऊंचा किया है और पूरी दुनिया में ऐसा नाम किया है कि अब इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। और इसीलिए जितने लोग आप देखिए कि नाचने, कभी आखिरी बार इतना नाच कब हुआ था, कब गांव के लोग इतना नाचे थे? नाचेंगे भी, खूब खूब नाचेंगे, गावांगे, खुशी मनावांगे ढोल डीजे के साथ। पूरा थकान नहीं लग रही किसी को? किसी को थकान नहीं लग रही, बहुत खुशी हो रही है जी। महिलाओं का अलग जमावड़ा है, गांव भर की महिलाएं खुशी से झूम रही हैं। हर किसी को लग रहा है कि अपने घर के बच्चे ने कमाल कर दिया। नाचने के लिए गांव की इतनी महिलाएं कहते हैं आखिर ऐसी नाच तब होता है या तो जब बच्चा जन्म लेता है या उसकी शादी होती है।
आज इतना बड़ा मौका है, थक नहीं रहा है कोई? नहीं जी, नहीं थक नहीं रहा जी। आज तो शादी भी और जन्म भी और तीज त्योहार भी सब मन रहे, सब एक साथ? सब एक साथ मन रहे जी। जिसकी चाल भी ना उठ दिया तो हमारे भी चाल उठे। तो बेटा तो भी आने में टाइम है, तब तक नाचने के लिए, कब तक चलेगा नाचना गाना? ये जो जोश है, ये खुशी है, ये वो उत्साह का मौका है, इसके आगे दुनिया की कोई भी खुशी फीकी पड़ जाएगी। और इसीलिए माँ, दादी, चाची, बुआ, बहन, हर कोई बस थिरक रहा है। अब घर वाले को नीरज का इंतजार है। कल नीरज आ रहे हैं। घर वालों ने स्वागत की खास तैयारी की है। माँ और दादी चूरमा खिलाएंगी। बहन खाने के लिए कुछ खास बना रही हैं। चाची बता रही हैं कि अब कुछ कैलोरीज बढ़ना तो बनता है। उसको क्या क्या खिला खिला के मजबूत किया है आपने? चूरमा सिर्फ चूरमा पसंद था, जमा चूरमा पसंद था। दूध, दही, मक्खन, दही, मलाई, जो हरियाणा में सारे पसंद थी हमारे बेटे के। अच्छा, अब तो 2-3 हाँ सारी चीज खिलाई, सांदा भी, दूध भी, घी भी, मलाई भी, और छिक्का खड़ा खड़ा का अपना बेटा जवान चूरमा देता है। खूब चूरमा खिलाया और उससे ज्यादा दादी का प्यार मिला, चाचियों का प्यार मिला। आप क्या लगती हैं उनकी? दीदी। आप दीदी लगती हैं। तो ये बताइए, अभी तो रक्षाबंधन भी आने वाला है, नीरज को गिफ्ट मिलेगा या नीरज से आप गिफ्ट लेंगे? नहीं, लेंगी मैं गिफ्ट नीरज से। क्योंकि गिफ्ट तो उन्होंने दे दिया गोल्ड का। तो क्या नीरज को क्या गिफ्ट देंगे? उनकी दीदी क्या देंगे उनको गिफ्ट? उनका कुछ अच्छा सा बना के खिलाऊंगी, कुछ अच्छा सा देंगी। मतलब आने के बाद उनकी सिर्फ कैलोरी बढ़ने वाली है, सिर्फ खाना ही मिलेगा उनको? ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत की उसके बाद तो कैलोरीज बढ़नी चाहिए ना। सेना में राजपुताना रेजिमेंट के साथी भी स्वर्ण पुत्र नीरज की जीत से गदगद हैं। राजपुताना रेजिमेंट के जवानों ने अपने ही अंदाज में जश्न मनाया। पानीपत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। टोक्यो में कुश्ती में मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया के घर पर भी जबरदस्त जश्न मन रहा है। सोनीपत में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। रिश्तेदार खुशी से फूले नहीं समा रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलवान बजरंग पुनिया के घर पर और जश्न लगातार जारी है। और जिस तरीके से ब्रॉन्ज मेडल बजरंग ने जीता है और परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल लगातार जारी है। उनके भाई, उनके रिश्तेदार और तमाम जो आसपास के लोग हैं वो मुंह मीठा यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। भाई हैं आप, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देश का नाम एक बार फिर से रोशन हुआ है। किस तरीके की तैयारियां बजरंग की? बहुत अच्छी तैयारियां हैं और हम बजरंग ने, ब्रॉन्ज ने गोल्ड जीता है और गोल्ड के साथ सभी देशवासियों का दिल जीता है बजरंग ने। क्योंकि इंजरी होने के कारण बजरंग को डॉक्टर ने मना कर दिया था बिल्कुल कि अगर आपने बाउट लड़ी तो आपका करियर भी खराब हो सकता है और कभी भी नहीं लड़ सकते। लेकिन बजरंग के अंदर देशभक्ति है और सभी देशवासियों का प्यार आशीर्वाद है उसके साथ। उसने देश के लिए खेला और मेडल जीता। गोल्ड नहीं जीत सका, 2024 में जरूर गोल्ड जीतेगा बजरंग। पूरी तैयारी है 2024 के लिए, अभी से तैयारी हो गई। उनके फादर भी हैं। सर, किस तरीके से खुशी और जश्न आज मना रहे हैं पूरे परिवार के साथ? खुशी का तो बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है और बहुत बढ़िया जश्न मनाया। शाम को भी, कल भी, और बेटा होगा जब और ज्यादा और करेंगे। यहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह डी जाएंगे, ढोलक बाजाना गाड़ी तो ले आएंगे। और वो हालांकि देश की दुआ थी गोल्ड की, और थी भी, लेकिन इंजरी 1.5 महीना पहले घुटने में इंजरी होगी। सेमीफाइनल उसमें टूर्नामेंट था, उस कारण मतलब डॉक्टरों ने मना कर दिया था। 20-25 दिन मैच में भी नहीं चढ़ गया था। लेकिन भाई मैं देश की दुआ है, मैं लड़ूंगा सर। बोले इंजरी हो ज्यादा हो जाए भैया तेरी, बोला कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भी अब बधाइयां दे रहे हैं, उनको भी खुशी है। प्रधानमंत्री बधाई आली, मोदी की, खट्टर की भी आली, सबकी मेरे पास दुआएं आली। सभी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बेटे ने नाम रोशन कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बीजेपी की बैठक आगरा में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय आगरा में जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं और इसे भी आप सीधे सीधे हम इस वक्त लिए चलते हैं आपको। जेपी नड्डा बोल रहे हैं। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस समय वो आगरा में हैं। बीजेपी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। संगठन के
पदाधिकारियों से चुनाव पर चर्चा न सिर्फ हो रही है बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं से, उन नेताओं से जो चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, उनमें जोश भरने के लिए जेपी नड्डा आगरा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। मंत्री, विधायकों और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर हैं। वो आज पूरा दिन शहर में रहेंगे, कई सारे कार्यक्रम होंगे। लेकिन ये फिलहाल जो है ब्रज क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक हो रही है। 19 जिलों के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा ने सबसे पहले पदाधिकारियों से संवाद किया और उसके बाद ब्रज क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की वो रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में इस समय ही जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ रास्ते में उनका स्वागत भी किया गया है। काफिले पर फूल माला भी चढ़ाई गई है। लेकिन इस समय ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, बीजेपी के नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज नगरी जिसे कहा जाता है, वहां पर बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों से चुनाव पर चर्चा जेपी नड्डा कर रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल देश के आधे राज्यों से ज्यादा में कुदरत का क्रोध है। हमारे देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही, लेकिन मध्य प्रदेश में भारी बारिश और भयंकर बाढ़ की मुसीबत जानलेवा बन गई है। पूरे राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। बाढ़ में फंसे 8,800 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 25,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान हो चुका है। 6 पुल बह चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस बार की भारी बारिश और भयंकर बाढ़ में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश ने गांव को बना दिया टापू। यह है मध्य प्रदेश के गुना जिले का सोंडा गांव। पार्वती नदी में आई उफान में इस गांव के करीब 150 लोग फंस गए। लगातार बारिश हो रही थी और 3 दिन से गांव के लोग पानी में घिरे थे। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम से संपर्क किया और लोगों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बचाव कार्य में मुश्किल ये थी कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क का कोई रास्ता नहीं था। आज तक पहुंचा है गुना और राजस्थान के बॉर्डर यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर एक गांव जो दोनों तरफ से नदियों से घिर चुका है। और अब एनडीआरएफ की टीम, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ज्वाइंट टीम जो है वो ऑपरेशन चला रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन। ये पार्वती नदी है और आप बहाव देख सकते हैं। पार्वती नदी का जलस्तर जो है वो इस कदर बढ़ गया है और इतना तेज बहाव है कि इस वक्त नदी के बीच में कम से कम 5 से 10 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और उन लहरों को पार कर आज तक की टीम सोंडा गांव में जा रही है, जो आता तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, गुना जिले के अंतर्गत। लेकिन इस गांव तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है मध्य प्रदेश का, वो पूरी तरीके से इस नदी के नीचे है, जिसके ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम के लिए भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौती भरा था। कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से भी निकाला गया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। करीब 6 घंटे तक जिंदगी से जंग चलती रही। आखिरकार गांव में फंसे सभी 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविर में भेजा गया। रेस्क्यू के दौरान 3 दिन के बच्चे का भी रेस्क्यू किया गया, जिसे खुद कलेक्टर फ्रैंक नोबल और एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने अपनी गोद में उठाकर लाए। राजस्थान के कैलाशपुरी गांव में एयर बेस बनाया गया और ग्रामीणों को उतारा गया। गांव के ही सरकारी स्कूल में शिविर बनाया गया, जहां राहत सामग्री बांटी गई। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से विस्थापन की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि हर बार तेज बारिश के बाद इनका गांव इसी तरह टापू बन जाता है और इन्हें बार बार इसी तरह अपने मवेशी और गृहस्थी छोड़ राहत कैंप में रहना पड़ता है। मध्य प्रदेश का श्योपुर भी पिछले कुछ दिनों से सैलाब का संकट झेल रहा है।
अगस्त की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से 4 दिन तक इंटरनेट की सुविधा बंद थी। इंटरनेट बहाल होते ही बाढ़ में डूबे शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आने लगी। सीप नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में हाहाकार मचाता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। राहत के इंतजार में लोगों का सब्र टूटने लगा है। श्योपुर के विजयपुर तहसील में लोगों ने विरोध में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जाम खुलवाने गए अफसरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। हालात बिगड़ते देख तहसीलदार सहित दूसरे अधिकारी बचते बचाते वहां से वापस लौट आए। बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा करने गए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी ऐसे ही गुस्से का सामना करना पड़ा था। लोगों ने तोमर के काफिले पर हमला कर दिया। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। लोग राहत कार्यों में लापरवाही बरते जाने से नाराज थे। नरेंद्र सिंह तोमर गाड़ी से उतरकर बस्ती में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों के गुस्से की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। भारी भरकम पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से लौटना पड़ा। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। लगातार 5 दिन से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। राजगढ़ जिले के बांगपुरा गांव का हाल देखिए। यहां छापी नदी में उफान की वजह से गांव का शिव मंदिर डूब गया है। हाल यह है कि बस मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। राजगढ़ के खिलचीपुर में नहर टूट जाने से पानी रिहायशी इलाके में आ गया। गांव के स्कूल का अहाता तालाब में तब्दील हो चुका है। गांव की सड़क और स्कूल में 3 फीट तक पानी जमा है। छापी डैम का पानी जीरापुर ब्लॉक के शमशान घाट में भर चुका है। शमशान घाट के गेट से लेकर अंदर तक पानी ही पानी है। राजगढ़ के कई इलाकों का यही हाल है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार फरियाद की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। राजगढ़ से पंकज शर्मा, श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रविशपाल सिंह, गुना आज तक। मध्य प्रदेश का बुरा हाल है, आपने देखा। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के भी कई सारे जिले इस समय भारी बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। लगातार 4 दिनों से राजस्थान में बारिश हो रही है और ये बारिश भारी है। नदियां उफान पर आ गई हैं। कई गांव पानी से घिर गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 4 दिनों से लगातार बरस रहा है पानी और राजस्थान का टोंक जिला अब हो चुका है पानी पानी। बरसाती नाले उफान पर हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि लोग इन बरसाती नालों को पार न करें। ये देखिए, चेतावनी के बावजूद पत्थरों से भरी ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर बरसाती नाले को पार करने लगा, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे ट्रैक्टर संभल नहीं सका। एक झटके के साथ ट्रैक्टर पलटा और 5 लोगों के साथ पानी में पलट गया। 5 में से 3 लोग तैरकर किनारे पर आ गए, लेकिन बाकी 2 पानी में बहने लगे। जिले में बाढ़ की यह मुसीबत नई नहीं है। यहाँ बनास नदी में हर साल बाढ़ आती है और हर साल करीब 2 दर्जन गांवों के लिए सड़क संपर्क कट जाता है। लोगों का कहना है कि हर बार नेता इस नदी पर पुल बनाने का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नदी पर बने रफ्तों की भी मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती। यहाँ पांचना बांध का गेट खोलते ही गंभीर नदी में अचानक पानी आ गया था। इस दौरान तेज धार की चपेट में आया शख्स नदी की लहरों में लापता हो गया। लोगों के शोर मचाने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बच्चा जो कि डूब गया है। और राजस्थान के 12 में बाढ़ में घिरे लोगों के लिए किसान महापंचायत के कार्यकर्ता सामने आए।
यहाँ बिजली नहीं आने से 7 दिन से आटे की चक्की बंद है। गांव वालों के पास खाने पीने के सामान की किल्लत हो रही थी। मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा था। किसान महापंचायत के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर गांव तक सहायता सामग्री पहुंचाई। लगातार बारिश से राजस्थान का धौलपुर जिले का भी हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से जिले का सबसे बड़ा पार्वती आंगई बांध दूसरी बार लबालब हो चुका है। देर रात बांध के 6 गेट खोलकर 8000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। हाल ये है कि जिले का बड़ा इलाका पानी पानी हो चुका है। करीब 72 से ज्यादा गांव सैलाब में घिरे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। चंबल नदी की बाढ़ में लापता युवक का शव 3 दिन बाद मिला है। सवाई माधोपुर जिले की कहानी भी कमोबेश एक जैसी ही है। भारी बारिश की वजह से मानसरोवर बांध को नुकसान पहुंचा है। बांध से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। मरम्मत के काम में 500 मजदूर और 3 जेसीबी मशीनें लगी हैं। निचले इलाकों के गांव वाले दहशत में हैं, क्योंकि बांध टूटने से दर्जनों गांव तबाह हो सकते हैं। बारिश और बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। यह खबर पटना से आ रही है। आरजेडी में एक पोस्टर ने विवाद पैदा कर दिया। पटना में आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव पोस्टर से गायब दिखाई दिया। आरजेडी छात्र नेता की इस मीटिंग को तेज प्रताप यादव यानी कि उनके भाई ने बुलाया था, लेकिन तेजस्वी पोस्टर पर नजर नहीं आए और इसी के बाद कई सारे विवाद खड़े हो गए। क्या आरजेडी परिवार में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज आरजेडी कार्यालय में छात्र आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में आप देख सकते हैं मुख्य जो अतिथि हैं वो तेज प्रताप हैं। और आप देखिए कि आरजेडी कार्यालय के बाहर जो ये एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है इस बैठक को लेकर। इस पोस्टर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। साथ में राबड़ी देवी की तस्वीर है। आकाश यादव जो कि छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर है। साथ ही एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर तेज प्रताप की यहाँ लगी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव इस पोस्टर से गायब हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों भाइयों के बीच में क्या कोई वर्चस्व की लड़ाई चल रही है जो सिर्फ तेज प्रताप को इस मुख्य पोस्टर में जगह मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव इस पोस्टर से नदारद है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, ये किस तरीके की वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है दोनों भाइयों के बीच में? कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, कोई मुगालते में ना रहे। तेज प्रताप जी के दिल में तेजस्वी यादव जी बसते हैं। ये पोस्टर की क्या जरूरत है? आज छात्र राजद की बैठक है। छात्र राजद के प्रभारी हैं संगठन के श्री तेज प्रताप जी। उनका तस्वीर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का। चारों ओर तस्वीर मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, कटआउट लगा हुआ है।